हेलो एवरीवन। तो इस कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है संजय सिंह और आज हम इस कोर्स में वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में बिगनर हो या आप कुछ नहीं जानते हो तो आपको चिंता करने की नीड नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग वेब डेवलपमेंट को बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस करना आपको ये है कि आपको इस कोर्स में अंत तक बने रहना है और ये कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल प्रोवाइड करने वाली है, वो भी स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल में। ठीक है, तो चलिए आइए इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ये सीखते हैं कि एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट है क्या। ठीक है ना, ये हम लोग सीखते हैं कि एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट है क्या। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि वेब डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस है ना, किसी भी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब एप्लीकेशन की किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब एप्लीकेशन को जब हम कंप्लीटली बिल्ड करते हैं और उनको किसी इंटरनेट पे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट क्या है भैया, किसी भी वेबसाइट या किसी वेब एप्लीकेशन को कंप्लीटली बिल्ड करते हैं और उसको इंटरनेट पे रन करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट क्या है, किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को कंप्लीटली बिल्ड करना और उनको इंटरनेट पे रन करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में वेब को क्यों क्रिएट किया गया था। ठीक है, देखिए वेब को क्रिएट करने के पीछे क्या रीजन था। जाहिर सी बात है कि हम अपने रियल लाइफ में भी किसी चीज के आविष्कार तभी करते हैं, किसी चीज को क्रिएट तभी करते हैं जब हमें नीड पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि उस टाइम भी कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ नीड पड़ा होगा, तभी तो वेब को क्रिएट किया गया था। तो वो एक्चुअल में क्या नीड था, तो वहां पे जब वेबसाइट नहीं था, है ना, तो उस टाइम क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे। तो जब वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्चर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, बहुत सारे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए थे। ठीक है, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया था, जनरेट हो गया था। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को ग्लोबली शेयर करना, मतलब वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या ठीक है, या अक्रॉस द कंट्री इस डेटा को या इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना काफी डिफिकल्ट हो गया था, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था भैया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्लोबली सिस्टम की नीड पड़ रही थी भैया। ठीक है, तो यही हमारे पास एक बिग इशू था कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। ठीक है ना, और आपको पता है कि जब उस समय क्या था, जब इंटरनेट नहीं था तो उस टाइम एक सिस्टम के अंदर अपना ही डेटा स्टोर किया जाता था। अगर वो डेटा किसी दूसरे सिस्टम में या किसी दूसरे कंट्री में सेंड करना होता था तो उस टाइम वो क्या होता था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पे तो कुछ बेसिक पर्पस, कुछ नीड थे जो हमें ग्लोबल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए थे। तो उसमें कौन-कौन सा ग्लोबल सिस्टम को डिफाइन करने की जो हमारे नीड थी, वो उसमें से सबसे पहला जो नीड था वो ये नीड था कि हम लोग क्या करें, शेयर कर सकें इंफॉर्मेशन को इजीली। मतलब हम इंफॉर्मेशन क्या कर सकें, इजीली शेयर कर सकें। और दूसरा जो सबसे बड़ा नीड था वो ये था कि हम जितने भी दुनिया में सारे कंप्यूटर हैं, इन सारे कंप्यूटर क्या करें, आपस में कनेक्ट कर सके भैया। ठीक है, ये दो हमारे पास मेन नीड थी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सके, आसानी से शेयर कर सके और दुनिया में जितनी भी कंप्यूटर या सिस्टम है उनको आपस में क्या करें, कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस सारे नीड को, यही बेसिक हमारे नीड थे जो ग्लोबल सिस्टम को डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, तो और इसी यही नीड हमारा क्या बना भैया, वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म दिया भैया। यही नीड क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब को जन्म दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। तो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, यह एक ऐसा सिस्टम है, यह एक कैसा है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे दुनिया की सारी वेब पेज, मतलब जितने भी वेब पेज क्रिएट हुए हैं वो सारी वेब पेज इस सिस्टम में क्या है, इंटर लिंक्ड है भैया। मतलब कहने का ये है कि दुनिया में जितनी भी वेब पेज क्रिएट हुए हैं वो सारे वेब पेज इस सिस्टम में क्या है, इंटरकनेक्टेड है भैया। और इनको यदि हमें एक्सेस करना है तो ये एक्सेस किसके थ्रू होते हैं, हम लोग इंटरनेट के थ्रू करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो जब आप किसी वेब ब्राउजर को यूज करते हो, लाइक क्रोम या फायरफॉक्स या एज को यूज करते हो, तो ठीक है, तो वहां पे क्या है,
कि आप एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड वेब को ही एक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना। यदि आप किसी वेबसाइट से किसी किसी वेब ब्राउजर से किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आप किसको एक्सेस कर रहे हो, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को ही एक्सेस कर रहे हो। और हर एक पेज, जितने भी वर्ल्ड वाइड के अंदर जितने भी पेज कनेक्टेड है, हर एक वेब क्या कंटेन कर रहा है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, है ना, लिंक्स और इंटरेक्टिव कंटेंट को कंटेन करता है भैया। ठीक है, तो जितने भी पेजेस है वो सब क्या क्या कंटेन करते हैं, टेक्स्ट को कंटेन करेगा, इमेज को कंटेन करेगा, वीडियोस कंटेन करेगा, लिंक्स को कंटेन करेगा और इंटरेक्टिव कंटेंट को भी क्या करते हैं, वो कंटेन करके रखते हैं। देखो, लेकिन बहुत लोग के पास समस्या ये हो जाती है कि सर ये क्या डब्ल्यू 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 ही क्या है, हमारा इंटरनेट है? तो नहीं, ऐसे कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं सिंपल डिफरेंस को आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट देखो है क्या एक्चुअल में, इंटरनेट है, हाँ, इन जितने भी सिस्टम है दुनिया में, जितनी भी सारे सिस्टम है, अगर उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये हमारे पास एक जो जाल बनेगा, एक तंत्र बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनेट बोल देते हैं। और ये जो www है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ये है क्या, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे दुनिया की सारी वेबसाइट आपस में क्या है भैया, कनेक्टेड है। और यदि आपको www को या वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करना है तो आपको इंटरनेट की नीड पड़ेगी। विदाउट इंटरनेट हम इनको यूज या एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस वेव को एक्चुअल में किसने क्रिएट किया था और कब क्रिएट किया था। तो देखा जाए तो इस वेव को एक्चुअल में 1989 में, है ना, सर टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था, या इन्वेंट किया था। और ये कौन थे भैया, ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में क्या करते थे, वो काम करते थे भैया, वर्क करते थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में वर्क करते थे, और उन्होंने ही 1989 में ही, ठीक है, वेव का इन्वेंट किया था। और जब इन्होंने वेव को इन्वेंट किया था तो उन्होंने क्या किया था, तीन कीज को या तीन टेक्नोलॉजीज को डिफाइन किया था या डेवलप किया था। उसमें से तीन टेक्नोलॉजीज कौन कौन से थे, तो उसमें जो पहली टेक्नोलॉजी हमारी थी वो था एचटीएमएल। क्या था, एचटीएमएल, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या एक्चुअल में, तो उस टाइम जब वेबसाइट को पहली बार बनाया गया था, उस वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट थे, मतलब कहने का मेरे भाई सिर्फ टेक्स्ट था। ना ही कोई वीडियोस थी, ना ही कोई इमेज था, ठीक है, ना ही कोई लेआउट से ऐड किया गया था, मतलब कोई स्टाइलिंग नहीं था, कोई डिजाइनिंग नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट था, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एचटीएमएल का यूज किया गया था उस टाइम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, और आज भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल का यूज करते हैं। उन्होंने दूसरा जो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था वो था एचटीटीपी। ठीक है, ये एचटीटीपी क्या है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल या एक रूल है जिससे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आपस में करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये एक ऐसा रूल्स या एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आपस में करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था वो था यूआरएल। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब ये है कि जितनी भी वेबसाइट क्रिएट की गई है, हर एक वेबसाइट का क्या होगा, एक यूआरएल होगा, एक एड्रेसेस होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें उन्होंने क्या किया था, तीन टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया था। देखो, जो फर्स्ट वेबसाइट उन्होंने लाइव किया था वो किया था 1991 में। एक्चुअल में देखा जाए तो वेब तो क्रिएट हो गया था हमारा 1989 में, लेकिन जो पहला वेबसाइट जो लाइव हुआ था वो क्या हुआ था, 1991 में हुआ था। और किसने किया था, टीम बर्नर्स-ली ने किया था। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द वेब बोलते हैं। ठीक है, टीम बर्नर्स-ली को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द वेब बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा है कि वेब डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि एक्चुअल में वेब की नीड क्यों पड़ी, क्यों हमने वेब को क्रिएट किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक्चुअल में इसको किसने इन्वेंट किया और क्या क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने दिया था। ठीक है, अब आइए हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करते हैं कि एक्चुअल में वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है। ठीक है ना, चलिए आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो वो एक्चुअल में जब किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन कैसे वर्किंग होती है वो देखिए। आप रियल लाइफ में देखो मेरे भाई, रोज आप कुछ ना कुछ वेब ब्राउजर को ओपन करते हो और कुछ ना कुछ सर्च करते हो, आप डेली यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो पोर्टल पे जाके ना, और भी सर कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो, तो ये आप डेली क्या कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से ले रहे हो, तो डेली वेबसाइट को यूज कर रहे हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
ये वेबसाइट जो है एक्चुअल में वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में ये वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है। देखो, यहाँ पे जो है इसको हमने 4 मेन स्टेप्स में डिवाइड किया है। जो पहला मेन स्टेप्स है वो क्या है, यूजर रिक्वेस्ट। यूजर मतलब क्लाइंट। यदि हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हम वेबसाइट के लिए हैं कि एक क्लाइंट है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में अगर विजिट कर रहे हैं तो हम उस रेस्टोरेंट के लिए क्या है, एक क्लाइंट है। वैसे ही वेबसाइट के लिए हम क्या है, एक क्लाइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं भाई, रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, है ना। वैसे ही हम जब वेबसाइट पे जाते हैं या वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए हमें नीड पड़ेगा जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। विदाउट वेब ब्राउज़र हम कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते। तो यदि यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करना चाहेगा, तो किसकी नीड पड़ेगी, सबसे पहले वेब ब्राउज़र की नीड पड़ेगी। ठीक है? चलो, तो मतलब मैंने क्या किया, एक वेब ब्राउज़र को ओपन कर लिया। मान लो सपोज़ करो मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। किसको ओपन कर लिया? गूगल क्रोम को ओपन कर लिया, ठीक है? अब उस गूगल क्रोम को जब हमने ओपन किया है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। और जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, तो मान लो इसमें मैंने एक वेब को मैंने ओपन किया, वेब ब्राउज़र को, और जिसमें मैंने क्या लिख दिया भैया, सर्च इंजन के अंदर गूगल डॉट कॉम लिख करके मैंने क्या किया, एंटर बटन प्रेस किया। और जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया है, उस वेबसाइट का नेम एंटर किया है। मतलब ये जो पूरा हमारा नेम है और ये डोमेन, तो इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमने जो एंटर किया है सर्च इंजन के अंदर, वो क्या किया है, उस वेबसाइट के डोमेन नेम को एंटर किया है। और कोई भी वेबसाइट जो वेब ब्राउजर होता है, वो डोमेन नेम को जानता ही नहीं है। वो सिर्फ और किसको जानता है, आईपी एड्रेस को जानता है। किसको जानता है, आईपी एड्रेस को जानता है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी वेबसाइटें बनी हैं, हर एक वेबसाइट के पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट और यूनिक आईपी एड्रेस। मतलब हर एक वेबसाइट के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा जो एक घर होता है, तो उसके भी एक एड्रेस होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, हर एक वेबसाइट के पास अपनी अपनी एक एड्रेस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आईपी एड्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र किसको जान रहा है? सिर्फ़ आईपी एड्रेस को जान रहा है, वो किसी डोमेन नेम को नहीं जानता है। तो जब हम पहले रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा google.com, तो वो इसको नहीं जान रहा है। तो फिर वो क्या करता है? डीएनएस से पूछता है। किससे पूछता है? डीएनएस से। तो अगला जो स्टेप हमारा है, वो है डीएनएस रिज़ॉल्यूशन। तो अब वेब ब्राउज़र क्या करेगा? डीएनएस से पूछेगा कि बताइए क्या इस डोमेन का आईपी एड्रेसेस क्या है? तो डीएनएस कहेगा ठीक है। इस डोमेन को वो क्या करेगा? इस डोमेन नेम जो मैंने दिया है डोमेन नेम, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करेगा। जब आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, तो किसको मिल जाएगा? ब्राउज़र को मिल जाएगा। जब ब्राउज़र को ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा? अब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। तो देखो, तीसरा स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं कि जब एड्रेस मिल जाएगा, तो वो किसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड किया, ठीक है? तीसरे स्टेप जो है, वो हमने किसको, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड किया। तो जब सर्वर को रिक्वेस्ट गया, तो सर्वर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? रिस्पॉन्स सेंड करेगा। सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। अब जब सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करती है, तो वो 3 फाइलें सेंड करती है। वो 3 फाइलें कौन-कौन सी हैं? तो पहला जो हमारा फाइल होगा वो एचटीएमएल है, दूसरा जो फाइल है वो सीएसएस है, तीसरा जो फाइल है वो क्या है? जेएस है। वो 3 फाइलों के फॉर्म में क्या करता है? सर्वर जो है रिस्पॉन्स सेंड करता है। किसको? वेब ब्राउज़र को। ठीक है, जब वेब ब्राउज़र को रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो मेजर देखा जाए तो यही 3 हमारे पास स्टेप्स है। लेकिन लौथा चौथा जो लास्ट स्टेप है, अब जैसे ही वेब ब्राउज़र को रिस्पॉन्स मिला है सर्वर से, तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा? उस रिस्पॉन्स को ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करके वेब ब्राउज़र पे क्या कर देगा? रेंडर कर देगा और शो कर देगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी उस पूरे इन्फॉर्मेशन को आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसी भी वेबसाइट को, है ना, बिल्कुल कैसे वर्क करता है। तो कोई भी वेबसाइट कैसे वर्क करे, तो यही पूरे 4-5 स्टेप्स हैं भैया, जिसके थ्रू क्या हो रही है, पूरी वेबसाइट हमारी वर्क कर रही है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई, तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र को चल रहा है ओपन करने, और यहाँ पे मैं सर्च इंजन के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है facebook.com। मैंने क्या लिखा, मान लो सपोज करो मैंने लिखा facebook.com। अब देखो, अभी तो सिर्फ मैंने सर्च इंजन के अंदर वेबसाइट की नेम को एंटर किया है और डोमेन नेम को एंटर किया है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, तो वेब ब्राउज़र क्या है, इस नेम को नहीं जानता। तो वो डीएनएस से पूछेगा। किससे पूछेगा? डीएनएस। डीएनएस है क्या हमारा? डोमेन नेम सिस्टम से पूछेगा, बताइए इस नेम की आईपी एड्रेसेस क्या है?
तो डीएनएस क्या करेगा, उसके आईपी एड्रेसेस को डिफाइन कर देगा, और जब आईपी एड्रेसेस मिल जाएगा तो ये वेब ब्राउज़र क्या करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और जैसे ही सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा तो सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा, और जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे मैंने एंटर किया, रिस्पॉन्स हमें मिल गया, ये काम मेरा बहुत फास्ट हुआ है, ठीक है। तो मुझे रिस्पॉन्स मिला, और जैसे ही रिस्पॉन्स वेब ब्राउज़र को मिलता है तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को ट्रांसलेट करके वेब पेज पे रेंडर कर दिया, और जैसे ही वेब पेज पे रेंडर हो गया, देखो हमें कंटेंट सारा देखने को मिल गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट प्रोसेस है, जो कि कोई भी वेबसाइट क्या है, इस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। तो चलिए, आज आपने देखा है कि कैसे कोई वेबसाइट वर्क कर रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अब जब अगली वीडियो हम लाएँगे तो उसमें हम ये बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डिजाइनिंग क्या होती है, ठीक है? इस पूरे चीज़ों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, और साथ ही साथ उसमें हर एक यूज़ किए गए टूल्स और टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों को डिटेल्स में डिफाइन करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस जर्नी में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।